नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल YouTube पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे YouTube चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। संजय खन्ना ने लोगों को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। चूंकि यह अपनी बहन की मदद करने के लिए था, संजय खन्ना ने सबसे तेज समय में सबसे अधिक जनशक्ति और सामग्री संसाधनों का उपयोग किया। इसके अलावा ये केवल नवी मुंबई में कॉस्मेटिक कंपनियों की जांच और जानकारी एकत्र करने के लिए था, इसलिए दोपहर में अधिक विस्तृत कंपनी जानकारी लाई गई। बहन, मैंने आपको जानकारी भेज दी है, क्या आपको मिली? संजय खन्ना ने सुनीता खन्ना को फ़ोन किया। संजय खन्ना के पास नवी मुंबई में एक विला है। अब जब सुनीता खन्ना यहाँ है तो उन्हें वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। मुझे मिल गया। अगर तुम रात को मुझसे मिलने आओ तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, सुनीता खन्ना ने कहा। ठीक है मैडम। फ़ोन कट गया। विला के अंदर सुनीता खन्ना उस जानकारी को देख रही थी जो संजय खन्ना ने जांच और एकत्र करने के लिए कहा था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद सुनीता खन्ना ने सहयोगी कंपनी के ग्रेड को मध्यम स्तर की कंपनियों के दायरे में निर्धारित किया। अगर कंपनी छोटी है तो इसे केवल एक छोटा कार्यशाला माना जा सकता है, जिसमें बहुत कम लाभ होता है। अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो कुछ व्यवसायों में निश्चित टकराव होते हैं और सुनीता खन्ना सहयोग करने की योजना नहीं बनाती। इस बार परिवार के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के कारण सुनीता खन्ना ने अचानक नवी मुंबई में एक शाखा खोलने की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने पहले से नवी मुंबई के लिए ज़्यादा या विस्तृत बाजार अनुसंधान नहीं किया था। मुख्य रूप से यह बहुत जल्दबाजी में था। पूरी दोपहर सुनीता खन्ना संजय खन्ना द्वारा एकत्र की गई जानकारी और डेटा को ध्यान से देख रही थीं। रात को मैंने 10 कंपनियों में से इन 3 कंपनियों को चुना, देखो। सुनीता खन्ना ने पूरे दोपहर देखने के बाद अंततः उन कंपनियों की सूची दिखाई जो उन्हें ठीक लगीं। सान्या कॉस्मेटिक्स, सुंदर कॉस्मेटिक्स, ऋतु ब्यूटी। संजय खन्ना ने कागज़ पर लिखी 3 कंपनियों के नाम धीरे से पढ़े। जल्द ही संजय खन्ना ने निर्णय लिया, सान्या और ऋतु पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बताओ, सुनीता खन्ना ने कहा। मैंने सुंदर को देखा। ये साल बहुत सामान्य रहे हैं, कोई खास विशेषता नहीं। सान्या अच्छी है। इन वर्षों में उनके उत्पाद बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने होराइजन एंटरप्राइजेस के साथ भी सहयोग किया। संजय खन्ना ने मुस्कुराते हुए समझाया। ऋतु इन 3 कंपनियों में सबसे कमज़ोर है, फिर तुमने इसे क्यों चुना? सुनीता खन्ना ने फिर पूछा। ऋतु की ताकत वास्तव में अन्य कंपनियों की तुलना में कमज़ोर है और इसकी ताकत औसत है, लेकिन ऋतु कंपनी के पीछे लोग हैं और उनका बैकग्राउंड छोटा नहीं है। संजय खन्ना ने कहा। कौन? ऋतु कंपनी की चेयरमैन ऋतु सक्सेना अजय मित्तल की पत्नी हैं। अजय मित्तल नवी मुंबई के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, संजय खन्ना ने कहा। संजय खन्ना ने ये कहा, सुनीता खन्ना को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। उन 3 कंपनियों में से जो उन्हें पसंद आई, सुंदर की ताकत मध्यम थी, बहुत अनुशासित थी और इसे सीधे पास कर दिया गया। सान्या की ताकत सबसे मजबूत है और हाल ही में इसने होराइजन जैसे बड़े कंपनियों के साथ सहयोग किया है, जो फल फूल रहा है। हालांकि ऋतु सबसे कमज़ोर है। ऋतु सक्सेना नवी मुंबई के एक बड़े व्यवसायी अजय मित्तल की पत्नी हैं। मुख्य बात यह है कि यह बड़ा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने के लिए कुख्यात है। इसलिए एक बार ऋतु के साथ सहयोग करने पर कुछ जगहों पर कुछ अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं। बहन, इन दोनों में से तुम कौन सा चुनने वाली हो? संजय खन्ना ने मुस्कुराते हुए पूछा। जल्दी नहीं, तब तक इंतजार करो जब तक मैं इन दोनों कंपनियों के मालिकों से संपर्क नहीं कर लेती, सुनीता खन्ना ने कहा। अब सब कुछ टैक्स जानकारी और स्वनिर्णय तक सीमित है। सहयोग करने से पहले उन्हें दोनों कंपनियों के मालिकों से संपर्क करना होगा। वापस आ गए। हाँ, सान्या कपूर पहले ही कंपनी से वापस आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। नाजुक ढंग से सान्या कपूर को एक नई आदत हो गई है, यानी अब चाहे कितनी भी रात हो, वे कंपनी में नहीं सोएंगी और घर जाएंगी। आज बाहर नहीं गए? रजत राघवन को सोफे पर देखकर सान्या कपूर ने पूछा। नहीं, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा।
वे वास्तव में आज बाहर नहीं गए, लेकिन हालांकि वे घर पर थे, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने कोमल जैन को समीर कपूर के लिए एक गेम करने का निर्देश दिया जो उनकी जांच करना चाहता था, और उनकी कंपनी के विभागों के कार्यकारी अधिकारियों की जांच करने वाले 3 जासूसों ने भी रजत राघवन को वह खुफिया सामग्री भेजी जो वे चाहते थे। ओह, ये सुनकर सान्या कपूर ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छे मूड में हो, कोई अच्छी खबर है क्या? रजत राघवन ने पूछा। जब सान्या कपूर दरवाजे से अंदर आईं, तो उनके चेहरे पर एक अकथनीय खुशी थी और रजत राघवन ने इसे देख लिया। इन कुछ घटनाओं के बाद से सान्या कपूर का उनके प्रति रवैया वास्तव में काफी सुधर गया है। उनके सामने वे उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी पहली बार संपर्क में आने पर थीं। चाहे ये जानबूझकर हो या नहीं, अब के बदलाव कम से कम एक अच्छी बात है, बुरा नहीं है। सान्या कपूर ने जूते बदलते हुए कहा, क्या तुम सुनीता सैलून एम्पायर के बारे में जानते हो? सुनीता सैलून? क्या वह सैलून चेन है जो आज खबरों में नवी मुंबई के सौंदर्य बाजार में प्रवेश करने की चर्चा कर रही थी? रजत राघवन ने कहा। रजत राघवन हर दिन नवी मुंबई की कुछ रियल टाइम हॉट न्यूज पर ध्यान देते हैं। हाँ, वही। सान्या कपूर ने कहा, सुनीता सैलून का नवी मुंबई के सौंदर्य बाजार में प्रवेश मेरे लिए एक अवसर हो सकता है। ओह, कैसे? रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बाहरी सौंदर्य कंपनी के रूप में ये निश्चित रूप से नवी मुंबई के बाजार में इतने बड़े कदम के साथ प्रवेश करने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। अगर मेरी अनुमान सही है तो सुनीता सैलून का पहला कदम संभवतः नवी मुंबई में कुछ स्थानीय कॉस्मेटिक कंपनियों के साथ सहयोग करना होगा। सान्या कपूर ने कुछ छिपाया नहीं, बल्कि उन्होंने जो सोचा वह कहा। तुम इतने निश्चित हो? रजत राघवन ने जानबूझकर पूछा। वास्तव में उनके पास भी यह विचार है। व्यवसाय में लोगों को अपने औद्योगिक बाजार की स्थिति के लिए तीव्र सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। निश्चित, सान्या कपूर ने पुष्टि की। नवी मुंबई में अन्य सौंदर्य सैलून हैं। हालांकि सुनीता सैलून की प्रतिष्ठा अच्छी है, अगर वे जल्दी से बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें हमारी कॉस्मेटिक कंपनियों के साथ सहयोग करना होगा। हमारे ग्राहक समूह को पहले ग्राहक आधार को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारी बात सुनकर क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? रजत राघवन ने फिर कहा। हाँ, आज रात मुझे सुनीता सैलून कंपनी की विशिष्ट स्थिति का सटीक अनुमान लगाना है और फिर पहले से एक सहयोग योजना बनानी है, सान्या कपूर ने कहा। रजत राघवन को पता था कि सान्या कपूर फिर से पूरी रात जागने वाली हैं। मुस्कुराए और कहा, बहुत देर तक मत रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध गर्म करता हूँ। धन्यवाद। सान्या कपूर ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद मत कहो, मुझे बस अपने बेटे पर दया आती है जिसकी माँ इतनी मेहनत करती है। रजत राघवन ने बोलने के बाद सान्या कपूर का चेहरा लाल हो गया। ईमानदारी से कहें तो जैसे जैसे उनके गर्भ में बच्चा दिन ब दिन बढ़ता है, सान्या कपूर अपने शरीर में दिन ब दिन बदलाव महसूस कर सकती हैं। सान्या कपूर के लिए एक गिलास दूध गर्म करने के बाद रजत राघवन अपने कमरे में वापस चले गए। सान्या कपूर अब गर्भवती हैं, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती चरण में उनकी ऊर्जा खराब नहीं है और रजत राघवन भी निश्चिंत हैं। आखिरकार यह उनके ही बीज हैं। अगर सान्या कपूर के साथ कुछ गलत हुआ तो रजत राघवन कभी भी इस मजबूत महिला को इधर उधर करने नहीं देंगे। कमरे में लौटने के कुछ समय बाद रजत राघवन का फोन बजा और यह निखिल ओबरॉय का था। पुराना दोस्त, क्या बात है? रजत राघवन ने सीधे कहा। भाई, क्या तुम ऋतु सक्सेना को जानते हो? निखिल ओबरॉय ने पूछा। ऋतु सक्सेना? नहीं जानता, क्या हुआ? रजत राघवन ने आश्चर्य से पूछा। हद है, मैं भी इस व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन मैंने किसी को कुछ ढूंढने के लिए कहा। पिछली बार जब मुझे फंसाया गया तो मुख्य रूप से ऋतु सक्सेना ने पीछे से निर्देश दिए थे। मैंने किसी को जांच करने के लिए कहा तो पता चला कि वह नवी मुंबई में एक कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि वह कौन है। फिर उसने मेरे लिए जाल क्यों बिछाया? निखिल ओबरॉय ने गुस्से में कहा। पिछली बार जब उसे फंसाया गया वह नवी मुंबई में संजय खन्ना के कैसीनो में आया था और लगभग अपनी बनाई हुई इंडस्ट्री खो दी थी। उनकी इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण नहीं है, वे वैसे भी सिर्फ मजा लेने के लिए हैं। मुख्य बात उनके पिता के समूह की विरासत का अधिकार है। स्वाभाविक रूप से निखिल ओबरॉय वापस आने के बाद हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह मामला उनके सौतेले भाई से बिल्कुल नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने किसी को जांच शुरू करने के लिए कहा जिसने नवी मुंबई में उन्हें रिसीव किया था। पता चला कि उन्हें रिसीव करने वाला व्यक्ति ऋतु सक्सेना ने ढूंढा था। मुख्य बात यह है कि वह ऋतु सक्सेना को बिल्कुल नहीं जानते। क्या तुम निश्चित हो? रजत राघवन ने पूछा। मैं निश्चित हूँ। नवी मुंबई में स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना मेरा भाई कभी भी नवी मुंबई में इतना लंबा हाथ नहीं बढ़ा सकता था, निखिल ओबरॉय ने कहा। ये सवाल बहुत सरल है। उनका बड़ा भाई आदित्य ओबरॉय निखिल ओबरॉय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका है निखिल ओबरॉय को दूसरी जगहों पर लुभाना।
गुई शहर में निखिल ओबरॉय भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए वहाँ शुरू करना आसान नहीं है। अगर कोई बाहरी जगह चुनते हैं तो सबसे अच्छी जगह वह है जहां आदित्य ओबरॉय का अपना प्रभाव है। चूंकि उन्होंने नवी मुंबई को चुना, इसका मतलब है कि नवी मुंबई में ऐसे लोग होने चाहिए जो आदित्य ओबरॉय से संबंधित हैं और वे मामूली नहीं हैं। अगर तुम वास्तव में ऋतु सक्सेना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं किसी को जांच करने के लिए कह सकता हूं, रजत राघवन ने कहा। धन्यवाद भाई, तुम्हें इस मामले में मेरी मदद जरूर करनी होगी, मैं ये नुकसान मुफ्त में नहीं ले सकता, निखिल ओबरॉय ने कहा। नवी मुंबई के लोग स्वाभाविक रूप से रजत राघवन के लिए जांच करना निश्चित रूप से सुविधाजनक और लाभकारी है। मैं समझ गया, जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह एहसान भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। फोन कट गया। ऋतु सक्सेना कॉस्मेटिक कंपनी। ये सुनकर रजत राघवन की रुचि बढ़ गई। उन्होंने पहले इंटरनेट पर एक साधारण खोज की। कंपनी की जानकारी आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के साथ दर्ज होती है और ऑनलाइन मिल सकती है। जल्द ही रजत राघवन को मूल जानकारी मिल गई। ऋतु ब्यूटी, रजत राघवन ने धीरे से कहा। नवी मुंबई में वास्तव में एक कॉस्मेटिक कंपनी है जिसकी मालकिन ऋतु सक्सेना है। ये ऋतु ब्यूटी है। पैमाने के मामले में ये सान्या कपूर की कंपनी से थोड़ी कम है, लेकिन अंतर सीमित है। रजत राघवन को अचानक विचार आया कि सान्या कपूर कॉस्मेटिक्स में विशेषज्ञ हैं और शायद उन्हें ऋतु सक्सेना के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। इसलिए रजत राघवन ने बेडरूम का दरवाजा खोला, सान्या कपूर को सोफे पर योजना पर काम करते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अब समय है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, सान्या कपूर ने लैपटॉप के कीबोर्ड पर टैप करते हुए कहा। क्या तुम ऋतु सक्सेना को जानती हो? वह ऋतु ब्यूटी की मालकिन हैं, रजत राघवन ने कहा। ये सुनकर सान्या कपूर जो टाइप कर रही थी, उनके उंगलियां रुक गईं। रजत राघवन ने देखा और समझ गए कि सान्या कपूर इस व्यक्ति को जानती हैं। मैं जानती हूँ, क्या बात है? तुमने अचानक उसका नाम क्यों लिया? सान्या कपूर ने रजत राघवन को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। मैंने एक दोस्त के लिए पूछा, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। सान्या कपूर को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने कहा, यह इसलिए नहीं कि मैं एक सहकर्मी हूँ, मैं उसकी पीठ पीछे बुराई कर रही हूँ। इस महिला का चरित्र औसत है, लेकिन उसका पति बुरा नहीं है। उसका पति कौन? अजय मित्तल, नवी मुंबई में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून और नवी मुंबई पीपुल्स कांग्रेस का प्रतिनिधि। चाहे आवाज हो या दोस्ती, शकल में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है या अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सान्या कपूर ने कहा, ऋतु सक्सेना की कंपनी अब तक चल रही है, ये सब उसके पति के पैसे पर निर्भर है। बेशक अजय मित्तल को उस पैसे की परवाह नहीं है, ये सब मजा लेने के लिए है। मैं समझ गया, धन्यवाद, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका स्वागत है, न्यूज़ सर्कल में सभी को ये पता है। सान्या कपूर ने बोलने के बाद अपनी चीज़ों पर काम करना जारी रखा। बेशक सान्या कपूर को कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन रजत राघवन को पता था। रजत राघवन अब बहुत उत्सुक हैं। सान्या कपूर के शब्दों के अनुसार ऋतु सक्सेना के पास नवी मुंबई में एक रियल एस्टेट टाइकून का पति है और वह निखिल ओबरॉय को नहीं जानती। उसके लिए इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई भी बिना कारण के अपने लिए दुश्मन खड़ा नहीं करना चाहता। जब रजत राघवन उलझन में थे, उन्होंने कोमल जैन को एक संदेश भेजा और उनसे जांच करने के लिए कहा। चीजें निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती हैं। अगर ऋतु सक्सेना से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। यहाँ कोमल जैन ने रजत राघवन का टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करने के बाद बहुत आसानी से यह काम ले लिया। उन्हें अब धन कमाने का एक तरीका मिल गया है, जो कि रजत राघवन के लिए विभिन्न खुफिया जानकारी की जांच और एकत्र करना है। इसके अलावा रजत राघवन का व्यवहार उदार और विश्वसनीय है। उन्हें ऐसे बॉस के अधीन काम करना पसंद है, भले ही उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन प्रिया रानी ने अचानक रजत राघवन को फ़ोन किया और मदद मांगी। प्रिया रानी की बात करें तो अपनी सच्ची क्षमताओं के साथ वह छोटी लड़की पहले साक्षात्कार में गई कंपनी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई। जैसे ही वह कंपनी में आए, अपनी उत्कृष्ट कार्य क्षमता के कारण उसे अपने वरिष्ठों द्वारा सराहा गया और छोटी लड़की को फ्रंटलाइन पर प्रशिक्षण के लिए रखा गया। प्रिया रानी कभी भी अपने मोमेंट्स में पोस्ट करती है कि वह देर रात तक काम कर रही है, लेकिन उसकी स्थिति और उत्साह बहुत अच्छा है। फ़ोन कनेक्ट हुआ। रजत राघवन ने कहा, तुम्हें अपने भाई फैंग को फ़ोन करने का समय कैसे मिला और इस समय में संपर्क नहीं किया? क्या तुम अपने भाई फैंग को भूल गई? मुझे माफ़ कर दो भाई फैंग, मैं इस समय बहुत व्यस्त थी। प्रिया रानी ने माफ़ी मांगी। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इसे गंभीरता से ले रही हो, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई फैंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्रिया रानी ने कहा। क्या हुआ? रजत राघवन ने पूछा। भाई फैंग, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई वकील दोस्त हैं? वकील दोस्त? क्या हुआ? क्या तुम किसी मुकदमे में हो?
नहीं, यह मेरी एक सीनियर बहन है, सटीक कहें तो उसका भाई, जिसने एक ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म को हैक किया और एक बार में 20 लाख से ज़्यादा कमा लिए और अब लोन कंपनी को पता चल गया और वे घर आ गए। प्रिया रानी ने कहा, लोन कंपनी के लोगों ने कहा कि उन्हें मुआवजा देना होगा, वरना उन्हें मुकदमा करना होगा। मेरी सीनियर बहन को डर है कि उसका भाई जेल जाएगा और वह हर जगह मदद मांग रही है। लोन कंपनी के लोग मुआवजे की मांग कैसे कर रहे हैं? रजत राघवन ने पूछा। ये वास्तव में एक सूदखोर कंपनी थी। मेरी सीनियर बहन ने कहा कि वे 20 लाख रुपए पूरी तरह से चुकाएंगे और उनकी वेबसाइट को पहले जैसा कर देंगे, लेकिन दूसरी पार्टी सहमत नहीं हुई और अतिरिक्त 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। कंपनी के लोग पूरे दिन उन्हें परेशान कर रहे हैं, प्रिया रानी ने कहा। यह मेरी सीनियर बहन की दोस्त है, मेरी नहीं, और मैं रजत राघवन से मदद मांग रही हूँ। ये वास्तव में बोलने में थोड़ा अनुचित है, लेकिन प्रिया रानी दयालु है और उनकी सीनियर बहन ने आमतौर पर उनकी बहुत मदद की है। अब जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए यह नज़रअंदाज करना वास्तव में मुश्किल है। प्रिया रानी ने रजत राघवन के बारे में सोचा, याद किया कि रजत राघवन ने पिछले बार ताज विवांता, नवी मुंबई में एक समूह को डराया था, और सोचा कि रजत राघवन के पास शायद बहुत सारे कनेक्शन हैं। इस तरह की चीज़ के लिए उनके पास इसे हल करने का तरीका हो सकता है, या ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो इसे हल करने में मदद कर सकते हैं। तुम्हारी सीनियर बहन का परिवार कहाँ है? रजत राघवन ने पूछा। वे यूनहाई शहर के स्थानीय लोग हैं। मेरी सीनियर बहन की नौकरी भी लोन कंपनी के उत्पीड़न के कारण चली गई। मुझे पता भेजो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये वास्तव में आपको परेशान कर रहा है, भाई फैंग, आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मुझे पता है। फ़ोन कट गया। रजत राघवन की आंखें इस समय चमक उठीं। यह इतनी परेशानी है, ये बस प्रतिभा धीरे धीरे उनकी ओर इशारा कर रही है। रजत राघवन अब बहुत उत्साहित हैं। प्रिया रानी के मुंह की परेशानी उनकी नज़र में पूरी तरह से प्रतिभा का अधिग्रहण है। अब इंटरनेट पर इतने सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैं। ईमानदारी से कहें तो यह एक तरह का सूदखोरी है। पैसे उधार लेने के बाद ब्याज दर भयानक रूप से अधिक है। एक बार भुगतान न होने पर दूसरी पार्टी उपयोगकर्ताओं और उनके परिवारों को परेशान करेगी। नतीजतन प्रिया रानी की सीनियर बहन का छोटा भाई, इस लड़के ने वास्तव में दूसरों के लोन प्रोडक्ट्स को हैक कर लिया और 20 लाख से ज़्यादा हैक कर लिया। ये निश्चित रूप से केवल प्रतिभा ही कर सकती है। तथाकथित लोन शार्क्स का दरवाजे पर धमकी देना कुछ और नहीं बल्कि पैसे की दोगुनी मांग करने का एक छद्म तरीका है। जब अनुचित और अवैध का सामना करना पड़ता है, कभी भी हिंसा अधिक प्रभावी होती है। जहां तक तथाकथित मुकदमों की बात है, वे सब डराने धमकाने की बातें हैं। इस तरह की चीज़ अगर आप पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस के लिए इसे प्रबंधित करना बहुत आसान नहीं है, और प्रिया रानी की सीनियर बहन का छोटा भाई पहले दूसरों की वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर को हैक कर चुका है, जो स्वाभाविक रूप से गलत है। इसलिए अगर आपके पास कनेक्शन और शक्ति है तो इस तरह की चीज़ को निजी तौर पर हल करना सबसे उचित है। प्रतिभाओं के लिए रजत राघवन हमेशा बहुत स्वागत करते हैं। प्रिया रानी से पता चला कि प्रिया रानी की सीनियर बहन के छोटे भाई ने जिस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को हैक किया था, उसका नाम क्विक लोन फाइनेंस है। कंपनी का नाम क्विक लोन फाइनेंस है और कंपनी का मुख्यालय यूनहाई शहर में है। यही कारण है कि प्रिया रानी की सीनियर बहन के छोटे भाई ने दूसरों को हैक करने के बाद दूसरों ने शुनटेंग को ढूंढ लिया कि वह कहाँ रहता है। इसलिए प्रिया रानी द्वारा दिए गए पते के अनुसार रजत राघवन सीधे खारघर की ओर ड्राइव करके गए। खारघर, शांति नगर समुदाय, बिल्डिंग 201। पैसे दोगे? समय आ गया है। इस समय 5 टैटू वाले पुरुष लिविंग रूम में भीड़ बना रहे थे और उनके नेता सोनू यादव ने अभिमानपूर्वक कहा। 5 लोगों के सामने एक युवा भाई बहन की जोड़ी थी। पुरुष ने चश्मा पहना हुआ था और उसका नाम अमित जैन था। उसके बगल में युवा महिला उसकी बड़ी बहन थी। उसका स्वभाव परिपक्व और आकर्षण शानदार था। वह अमित जैन की बहन प्रीति जैन थी। 20 लाख रुपए आपको वापस कर दिए गए हैं और सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को आपके लिए बहाल कर दिया गया है। आप जो 20 लाख मुआवजा मांग रहे हैं वह मैं वहन नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों का सामना करते हुए प्रीति जैन ने बिना किसी डर के दृढ़ता से कहा। उसके पीछे उसका एकमात्र भाई और एकमात्र रिश्तेदार था। उसे इस समय कमजोर नहीं होना था और न ही पीछे हटना था। तुमने जो किया वह उचित है, लेकिन किसने तुम्हारे भाई को इतना साहसी बनाया कि हमारी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया? और अगर हम तुमसे मुआवजा नहीं मांगते तो कौन मुआवजा देगा? हम पुलिस को बुलाकर देखें, सोनू यादव ने अभिमानपूर्वक कहा। पुलिस मत बुलाओ, यह मुआवजा बहुत ज़्यादा है और हम वास्तव में इसे नहीं दे सकते। 1 लाख रुपये में यह मामला खत्म हो सकता है, क्या ये ठीक है? प्रीति जैन ने कहा। वह जानती थी कि सामने वाले लोग ठग सूदखोर थे, लेकिन मूल रूप से यह उसका भाई था जिसने पहले गलती की, दूसरों की वेबसाइट्स को हैक किया और पैसे ट्रांसफ़र किए। अगर वह पुलिस को बुलाती तो मुआवजा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके भाई की जिंदगी की फाइल्स पर दाग लग जाता और वह अभी भी युवा है।
1 लाख रुपये में भिखारियों को भेजा जाता है। 20 लाख, एक पैसे कम नहीं। सोनू यादव ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तुम लोग पहले से ही सूदखोर हो, फिर इतने अभिमानी क्यों हो? अगर हिम्मत है तो पुलिस बुलाओ, कौन किससे डरता है? अमित जैन ने गुस्से में कहा। वह सूदखोरों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसके पिता को सूदखोरों ने मजबूर कर दिया था और उसकी मां इस वजह से मानसिक अस्पताल में पागल हो गई थी। इसलिए उसने जानबूझकर सूदखोर कंपनी को हैक किया। तकनीकी दृष्टिकोण से उसे दूसरों द्वारा ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए था। नतीजतन वह रात में दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गया और बात करते समय सुना गया। जल्द ही ये समूह उनके दरवाजे पर आ गया। न केवल मुआवजे की धमकी दे रहा था, बल्कि उसकी बहन की नौकरी भी छिन गई। नन्हा, मुझे सबक सिखाए बिना नहीं मानता है ना? सोनू यादव ने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ, मैं इसे बताऊंगा कि हम इतने अभिमानी क्यों हैं। मेरे भाई को मत छुओ। प्रीति जैन ने देखा कि दूसरी पार्टी कुछ करने वाली है तो वह सामने खड़ी हो गई। यो सुंदरी, क्या तुम अपने भाई के लिए खड़ी होना चाहती हो? सोनू यादव ने इस दृश्य को देखकर ठहाका लगाया। अगर कोई मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है तो मैं उससे लड़ूंगी। प्रीति जैन दृढ़ थी। सुंदरी, घबराओ मत, ये कानूनी समाज है, हम सब सभ्य लोग हैं। सोनू यादव ने चोरों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस तरह से देखने में मुआवजा देना वास्तव में मुश्किल है। अगर तुम थोड़ा बलिदान करने को तैयार हो तो यह मामला बेकार नहीं है। बोलने के बाद सोनू यादव ने प्रीति जैन को लंपट नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। ये कहना होगा कि प्रीति जैन वास्तव में एक सुंदर महिला हैं, जिनका फिगर आकर्षक है और उनकी परिपक्व शख्सियत पुरुषों के लिए एक जहर है। कौन जानता था, जैसे ही सोनू यादव ने बोलना खत्म किया, एक बेंच उस पर आकर गिरी और सीधे सोनू यादव के सिर पर लगी। तुम में से कोई मेरी बहन पर नजर डाले, मैं उससे लड़ूंगा। अमित जैन ने चिल्लाया और आगे बढ़ने वाला था। हद है, ये लड़का टोस्ट नहीं खाता और सजा मांगता है, मुझे मारो। सोनू यादव, जिसे मारा गया था, भी गुस्सा हो गया। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक दरवाजे की दस्तक ने दोनों पक्षों को, जो शुरू करने वाले थे, रोक दिया। तुमने पुलिस बुलाई? सोनू यादव ने जल्दी से पूछा। मैंने नहीं, प्रीति जैन ने सिर हिलाया। जाओ और देखो कौन है। सोनू यादव ने दरवाजे के पास एक छोटे भाई को इशारा किया कि वह देखे। वह आदमी दरवाजे तक गया, कैट्स आई से देखा, एक अजनबी आदमी को दरवाजे पर खड़ा पाया और कहा, कौन? मैं प्रीति जैन का दोस्त हूँ, मैं पैसे भेजने आया हूँ। बाहर स्वाभाविक रूप से रजत राघवन थे। वह बिल्कुल समय पर आए और जब वह गलियारे में थे तो उन्होंने कमरे में आवाज सुनी। भाई, सिर्फ एक आदमी है, उसे अंदर आने दो, सोनू यादव ने कहा। उस आदमी ने दरवाजा खोला। जैसे ही रजत राघवन अंदर आए, दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया गया। लड़के, क्या तुम प्रीति जैन के दोस्त हो? तुम पैसे भेजने आए हो? सोनू यादव ने पूछा। अप्रत्याशित रूप से रजत राघवन ने सोनू यादव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उनकी नज़रें प्रीति जैन और अमित जैन पर टिक गईं। उन्होंने लोगों को समझने की कला का उपयोग किया, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वे दो प्रतिभाओं से मिलेंगे। लोगों को समझने की कला का उपयोग करने के बाद प्रीति जैन और अमित जैन के सिर पर स्पष्ट गुण दिखाई दिए। प्रीति जैन, विशेषता, प्रबंधन, योग्यता, शीर्ष। अमित जैन, विशेषता, हैकिंग, योग्यता, शीर्ष। दोनों की प्रतिभा गुण देखने के बाद रजत राघवन अब बहुत संतुष्ट हैं और वे वास्तव में दो शीर्ष प्रतिभाएं हैं। लड़के, क्या तुमने मुझे बोलते हुए नहीं सुना? रजत राघवन को खुद पर बिल्कुल ध्यान न देते देख सोनू यादव गरजा। क्या आप दोनों ठीक हैं? रजत राघवन ने प्रीति जैन से पूछा। ठीक हैं, प्रीति जैन ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने अपनी नज़रें सोनू यादव पर टिकाईं। आप यहाँ कर्ज मांगने आए हैं, है ना? तो क्या? सोनू यादव ने अभिमानपूर्वक कहा, मैं पैसे भेजने आया हूँ। पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप अभी चले जाएं तो अभी भी समय है, रजत राघवन ने हल्के से कहा। रजत राघवन के शब्दों को सुनकर सोनू यादव ने ठहाका लगाया। क्या आपको लगता है कि मैं डरने वाला हूँ? थप्पड़। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही सोनू यादव की आवाज गिरी, रजत राघवन ने उसे एक थप्पड़ मारा। सोनू यादव को जमीन पर गिरा दिया और उसका एक सामने का दांत टूट गया। गंदा मुंह वाला कुछ। सोनू यादव को उम्मीद नहीं थी कि रजत राघवन सीधे हाथ उठाएगा और उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, तुम क्या देख रहे हो, मुझे मारो। बैंग बैंग बैंग। हालांकि विरोधियों की संख्या में फायदा था, लेकिन ताकत में भारी अंतर का सामना करने में ये बस पर्याप्त नहीं था और एक समूह लोगों को रजत राघवन ने आसानी से जमीन पर गिरा दिया। प्रीति जैन और अमित जैन, जो बगल में थे, दोनों हैरान रह गए। ये बहुत भयंकर है, एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को आसानी से हरा सकता है। ये निश्चित रूप से केवल फिल्मों में मौजूद कहानी का लिंक है। तुम खत्म हो गए, हम बॉस विक्रम के हैं और यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सोनू यादव भी डर गया था।
रजत राघवन की भयंकरता उनकी अपेक्षाओं से परे थी। बॉस विक्रम? कौन सा बॉस विक्रम? रजत राघवन ने भौहें उठाईं। मुझे नहीं पता। विक्रम राणा? तुम बॉस विक्रम को भी नहीं जानते? विक्रम राणा, तुम उनके छोटे भाई हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे बॉस विक्रम से पूछता हूँ, क्या तुम अपने छोटे भाई को इस तरह शिक्षित करते हो? रजत राघवन को हंसी आ गई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह समूह विक्रम राणा का निकला। ये कहते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला। रजत राघवन ने विक्रम राणा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। सामग्री बहुत सरल थी। रजत राघवन ने उन्हें हरे रंग की चीज के बारे में सूचित किया। हालांकि यह समीर कपूर के लिए था, विक्रम राणा रजत राघवन के इस एहसान के कर्जदार थे। चाहे दूसरी पार्टी एहसान मानती हो या नहीं, इसे ऑफसेट करना ठीक है। मुझे धोखा देना चाहते हो? तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते, अब क्या अब जानते हो? सोनू यादव ने ठहाका लगाया। उसे लगा कि रजत राघवन उसे धोखा दे रहा है और अपने बॉस को जानने का दिखावा कर रहा है। रजत राघवन को सोनू यादव जैसे छोटे गुंडे से बात करने में आलस आ रहा था, इसलिए उन्होंने सीधे विक्रम राणा के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। जल्द ही सोनू यादव का फोन बजा। हेलो बॉस, हाँ, मैं समझ गया, मैं अभी वापस जाता हूँ। फोन कट गया और सोनू यादव के चेहरे पर इस समय अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। विक्रम राणा ने वास्तव में उसे फोन किया और कहा कि यह मामला खत्म हो गया है और उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहा। अब विश्वास हुआ। रजत राघवन ने मजा लेते हुए कहा, तुम क्रूर हो, हम जा रहे हैं। उनके बॉस ने कहा कि यह ठीक है और सोनू यादव स्वाभाविक रूप से अपने आप निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके अलावा उनका समूह यहाँ रजत राघवन का मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही सोनू यादव अपने समूह को लेकर निराश होकर चला गया। सोनू यादव और उनके लोगों के जाने के बाद रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रजत राघवन है और मैं प्रिया रानी का दोस्त हूँ। उसने मुझे इस मामले को हल करने के लिए कहा। आप जूनियर बहन के दोस्त हैं? नमस्ते, मेरा नाम प्रीति जैन है, यह मेरा भाई अमित जैन है, हमें दोनों को बचाने के लिए धन्यवाद। प्रीति जैन ने जवाब दिया। वह पहले सोच रही थी, वह रजत राघवन को बिल्कुल नहीं जानती थी। आपका स्वागत है। बोलने के बाद रजत राघवन ने अमित जैन को देखा। प्रिया रानी से सुना कि तुमने उनकी वेबसाइट को हैक किया और फिर 20 लाख से ज़्यादा हैक किए, है ना? मैंने किया। रजत राघवन के सवाल को सुनकर अमित जैन ने सीधे स्वीकार किया। ठीक है लड़के, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। इस तरह के लोगों को इसी तरह से निपटना चाहिए। क्या आप मेरे दृष्टिकोण से भी सहमत हैं? रजत राघवन के कहने पर कि उसने सही किया, अमित जैन खुशी से बोला। सहमति तो सहमति है, लेकिन क्या तुमने अपने किए के परिणामों के बारे में सोचा है? रजत राघवन ने कहा, तुमने जो किया वह शानदार है, लेकिन परिणाम यह है कि ये गुंडे तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें और तुम्हारी बहन को परेशान करते हैं, लेकिन तुम अब इसका सामना करने में असमर्थ हो। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन की नौकरी भी चली गई और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए चिंतित है और पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करती। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? रजत राघवन के सवाल से अमित जैन रुक गया। वास्तव में उसने ये करने से पहले परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ गलत था? रजत राघवन ने पूछा। पता है, अमित जैन ने सिर हिलाया। प्रीति जैन ने अपने छोटे भाई को रजत राघवन द्वारा शिक्षित होते देख राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसके भाई का इरादा अच्छा था, ये बिल्कुल पैसे के लिए नहीं था, लेकिन ये दृष्टिकोण बहुत लापरवाह था। अमित, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से श्री रजत के लिए एक कुर्सी लाओ और चाय डालो। प्रीति जैन ने जल्दी से कहा। मुझे पता है दीदी। अमित जैन अब रजत राघवन के लिए प्रशंसा और आभार से भरा हुआ था और स्वाभाविक रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि रजत राघवन की पहले की कार्रवाई के कारण लिविंग रूम थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे माफ करें, घर आपके लिए अस्त व्यस्त हो गया। रजत राघवन ने पहले जो किया उससे लिविंग रूम में कुछ चीजें टूट गई थीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रीति जैन ने जल्दी से कहा। रजत राघवन ने कहा, चिंता मत करो, इस मामले का तुम दोनों भाई बहन से कोई लेना देना नहीं है। सुविधाजनक हो तो पूछूं, तुम दोनों का आगे क्या करने का इरादा है? इस घटना के कारण मेरी नौकरी चली गई और मुझे नौकरी की तलाश जारी रखनी होगी। अमित ने हाल ही में कॉलेज से स्नातक किया है, इसलिए अभी नहीं पता। प्रीति जैन ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। रजत राघवन ने कुछ ऐसा कहा जो प्रीति जैन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ, श्री रजत, आपका पेशा क्या है? प्रीति जैन ने मदद नहीं कर सकी और पूछा। इतने सारे गुंडों को अभी रजत राघवन ने अकेले हरा दिया और एक फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज ने मामला हल कर दिया, जिससे प्रीति जैन को लगा कि रजत राघवन बहुत रहस्यमयी हैं। लेकिन रहस्यमयी तो रहस्यमयी है, भले ही रजत राघवन अब उनके भाई बहन के लिए उद्धार करता है। अगर रजत राघवन का व्यवसाय सही नहीं है तो वह और उसका भाई निश्चित रूप से रजत राघवन के साथ नहीं जाएंगे।
ये सुनकर रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, मैंने हाल ही में एक कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है और मुझे प्रतिभाओं की ज़रूरत है। अगर आप दोनों तैयार हैं तो मेरा बहुत स्वागत है। वास्तव में रजत राघवन लंबे समय से पूरी तरह से अपने नाम के तहत एक कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास संसाधन हैं और अब कनेक्शन भी हैं, और रुईफैंग कंपनी जैसे पूरी तरह से परिपक्व प्रणाली वाले पारिवारिक व्यवसाय को प्रबंधित करने में सिर्फ मदद करना थोड़ा बेकार है। और उन्होंने हमेशा अपनी माँ की बात को याद रखा है और हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। श्री रजत, ज़्यादा मत सोचें, मैं आप पर संदेह नहीं कर रही हूँ, प्रीति जैन ने जल्दी से समझाया। भाई फैंग, आप जो भी करें, आप अब से मेरे आदर्श हैं, अमित जैन ने प्रशंसा के साथ कहा। जैसे ही रजत राघवन ने एक समूह गुंडों को आसानी से उलट दिया, वह अमित जैन के लिए वास्तव में बहुत हैंडसम था। श्री रजत, बुरा मत मानना, मेरा भाई ऐसा ही है, उसे कभी नहीं पता कि कैसे विनम्र होना है, प्रीति जैन ने अमित जैन को घूरते हुए कहा। कोई बात नहीं, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछो। नहीं, श्री रजत के हमारे भाई बहन पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ श्री रजत, प्रीति जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई फैंग, मैं भी तैयार हूँ, अमित जैन ने जल्दी से अपनी स्थिति व्यक्त की। तो ये तय हुआ, आप दोनों भाई बहन का मेरे साथ जुड़ने का बहुत स्वागत है, रजत राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, कंपनी का अधिग्रहण तय होने से पहले आप दोनों भाई बहन के पास अभी भी अपनी चीज़ें करने का समय है, और मैं आपको समय आने पर सूचित करूंगा। प्रीति जैन और अमित जैन ने बार बार सिर हिलाया। दूसरों की नज़र में रजत राघवन के कुछ शब्दों में निमंत्रण के तहत भविष्य में उनके लिए काम करने के लिए सहमत होना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, और उन्होंने रजत राघवन के साथ वेतन पर भी चर्चा नहीं की। लेकिन प्रीति जैन की नज़र में यह अधिक एक अवसर है। कुछ अवसर एक बार चूक गए, शायद फिर कभी नहीं आएंगे। अगर पकड़ लिया तो उनके भाई बहन की किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। प्रीति जैन को नहीं पता था, उनकी आज की निर्णायकता के कारण कई साल बाद दुनिया की सबसे अधिक नेटवर्थ वाली एक कार्यकारी देवी का जन्म हुआ। अमित जैन और प्रीति जैन का संपर्क जानकारी छोड़ने के बाद और प्रीति जैन और अमित जैन के साथ खाने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद रजत राघवन कार चलाकर चले गए। वापस जाते समय रजत राघवन सोच रहे थे। वे पिछले 2 दिनों में ज़्यादा बाहर नहीं गए थे और ज़्यादातर घर पर ही रहे, मुख्य रूप से अपने अधिग्रहण योजना के बारे में सोच रहे थे। अभी एक और दिलचस्प कंपनी एक मरती हुई मनोरंजन कंपनी है। बात करें तो रजत राघवन इस दुनिया में कुछ समय से हैं। जब वे पहली बार इस दुनिया में आए, रजत राघवन ने पाया कि इस समानांतर दुनिया और पिछले जीवन की पृथ्वी की संस्कृतियां लगभग एक जैसी थीं, लेकिन वे अलग भी थीं। पिछले जीवन में जानी मानी क्लासिक संस्कृति इस दुनिया में कुछ मौजूद हैं, कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, बीथोवन अभी भी इस दुनिया में एक पियानो मास्टर हैं और उनके काम अभी भी मौजूद हैं। अगर गोल्डफिंगर का जागरण नहीं होता, उनके माता पिता और उनकी अपनी पहचान जो कई सालों तक छिपी रही थी, रजत राघवन ने एक ईमानदार कॉपीराइटर बनने की योजना बनाई थी। नतीजतन आश्चर्य अचानक आया। गोल्डफिंगर के साथ वह अभी भी बड़े परिवार का युवा मास्टर था। रजत राघवन ने भी कॉपीराइटर बनने की योजना छोड़ दी। इसके अलावा उन्हें अपने पिछले जीवन में जानी मानी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं थीं। अगर वह कॉपीराइटर बनने पर निर्भर करते तो एक दिन ऐसा आता जब उनकी प्रतिभा खत्म हो जाती। एक उच्चवर्गीय पूंजीपति बनना कितना आरामदायक हो सकता है, लेकिन अब यह अलग है। उनके पास फंड और कनेक्शन हैं। एक पूंजीपति के रूप में इन उद्योगों को शुरू करने से बहुत अलग लाभ होंगे। ये तय है, पहले उस मनोरंजन कंपनी को खरीदते हैं, रजत राघवन ने निर्णय लिया। उनके पास अब कार में लाखों रुपये हैं जो प्रारंभिक अधिग्रहण के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि अब नवी मुंबई में निर्वाण एंटरटेनमेंट कंपनी है, यानी मायरा कपूर की मनोरंजन कंपनी एकमात्र है। लेकिन किसने रजत राघवन को एक छोटा विस्फोट दिया? वह है श्रुति मेनन, जिसे इस मोटे आदमी निखिल ओबरॉय ने संरक्षण दिया था। आज श्रुति मेनन बहुत लोकप्रिय हैं और रजत राघवन गारंटी दे सकते हैं कि अगर वह श्रुति मेनन को उनके द्वारा अधिग्रहित मनोरंजन कंपनी में साइन करने के लिए कहते हैं तो निखिल ओबरॉय को कोई आपत्ति नहीं होगी। बेशक, अगर यह वास्तव में अच्छा नहीं लगता तो रजत राघवन शायद ही यह मुंह खोलें। रजत राघवन को और विश्वास था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। रजत राघवन के विचारों के तय होने के बाद अचानक कार के सामने एक आकृति प्रकट हुई। हालांकि उनकी ध्यान थोड़ा बिखरा हुआ था, रजत राघवन तुरंत प्रतिक्रिया दे पाए और जल्दी से ब्रेक दबा दिया। स्क्वीक, टायर ने कंक्रीट सड़क पर एक काला निशान छोड़ दिया। हद है, छूने वाला, रजत राघवन ने गुस्से में गाली दी और कार से उतर गए। उनका ब्रेकिंग काफी तत्काल था और मर्सिडीज बेंज बिग जी का ब्रेकिंग प्रभाव वास्तव में अच्छा था। कार समय पर रुकी और रजत राघवन निश्चित थे कि उन्होंने सामने वाले को नहीं मारा। अगर दूसरी पार्टी छूने की हिम्मत करती है तो रजत राघवन कभी नर्म नहीं पड़ेंगे।
कार से उतरने के बाद रजत राघवन गुस्सा होने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने अचानक प्रकट हुई आकृति को देखा तो रजत राघवन स्तब्ध रह गए। अचानक प्रकट हुई आकृति एक महिला थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और थोड़े अस्त व्यस्त थे। उसने केवल एक पतली शर्ट पहनी थी, उसका चेहरा पीला था और वह नंगे पैर रजत राघवन की कार के सामने से 3 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर खड़ी थी। महिला सादी थी, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत नाजुक थीं। वह निश्चित रूप से एक सुंदरी थी। अगर रजत राघवन ने थोड़ा देर से ब्रेक लगाया होता तो अनुमान है कि उनके सामने ये सादी सुंदरी अपनी खुशबू खो देती। रजत राघवन के कार से उतरने के बाद महिला की नज़रें भी रजत राघवन पर पड़ीं। इस नज़र से रजत राघवन स्तब्ध रह गए, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि उनके सामने की महिला की आंखों में कोई जीवंतता नहीं थी। पूरा व्यक्ति एक चलते फिरते लाश की तरह था जिसने अपनी आत्मा खो दी थी। हाय, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे लिए 110 बुलाऊं? रजत राघवन ने टटोलते हुए पूछा। ये सुनकर महिला ने कुछ नहीं कहा बल्कि मुड़ गई और उसके बगल में एक और कार तेज गति से आ रही थी। कार को आते देख महिला ने हिलना शुरू किया और वह अपने शरीर से कार से टकराने की योजना बना रही थी। पागल! बेशक रजत राघवन इस अजीब महिला को उनके सामने कार दुर्घटना होने नहीं दे सकते थे। भले ही उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, रजत राघवन की अंतरात्मा कभी भी ऐसी महिला को उनके सामने आत्महत्या करने की अनुमति नहीं देगी। रजत राघवन की नज़रें तेज थीं और जब महिला फिर से बाहर निकलने वाली थी उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया। महिला ने छटपटाने की कोशिश की लेकिन वह रजत राघवन की बाहों से मुक्त नहीं हो सकी। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो! अजीब महिला चिल्लाए। वो चिल्लाते हुए, रोते हुए और रो पड़ी। उसके बाहों में मौजूद महिला बहुत दुखी होकर रो रही थी, बहुत दुखी और बहुत दुखी। आंसुओं का बहना रुक नहीं रहा था, मानो वह अपने दिल की सारी शिकायतें बाहर निकालना चाहती हो। रजत राघवन के कपड़े इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का शिकार बन गए और रजत को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसके सीने के कपड़े महिला के आंसुओं से गीले हो चुके थे। क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से हो सकता है जो ऐसा दिखता हो? रजत ने अपने मन में सोचा। महिला के बाल अब बिखरे हुए थे और उसके कपड़े अभी भी ठीक थे, लेकिन उसने कम कपड़े पहने थे और वह नंगे पांव थी और इतनी दुखी होकर रो रही थी। ये बहुत संभव था कि रजत ने जो अनुमान लगाया था। आधे दिन बाद रजत ने धीरे से कहा, जिसे तुम चाहती हो वह लगभग रोते रोते थक चुकी है, क्या तुम पहले थोड़ा धीमा कर सकती हो? हमेशा ऐसा नहीं चल सकता। रजत की गाड़ी अब सड़क पर खड़ी थी। सौभाग्य से यह एक उपनगरीय इलाका था। सड़क पर ज्यादा वाहन नहीं थे और कोई कैमरा भी नहीं था, वरना अंक कम पड़ जाते। धन्यवाद। रजत की बात सुनकर महिला ने धीरे से धन्यवाद दिया। यह महसूस करके कि महिला की भावनाएं अब इतनी उत्तेजित नहीं थीं, रजत ने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। महिला रजत की बाहों से निकली और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए चली गई। हाय, पता नहीं कौन सा जानवर इतना निर्दयी रहा, रजत ने धीरे से कोसा, फिर मुड़कर गाड़ी में बैठ गया। ईमानदारी से कहें तो वह इस मामले में दखल देने का इरादा नहीं रखता था। जितनी कम परेशानी उतना बेहतर। हालांकि सामने वाली महिला कोमल और दयनीय थी, दयनीय तो थी, लेकिन सब कुछ सिर्फ सतह पर नहीं देखा जा सकता। गाड़ी स्टार्ट हुई और जब रजत जाने वाला था तभी सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक गूंजी। विकल्प आधिकारिक तौर पर जारी। विकल्प 1, इस बेकार मामले में दखल दें और आपको एक मेमोरी एक्सट्रैक्शन कैप्सूल मिलेगा। विकल्प 2, इस मामले में दखल देने से इनकार करें और आपको 10 लाख नकद पुरस्कार मिलेगा। मैं पहला चुनता हूं। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को सुनकर रजत ने असहाय होकर सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि सिस्टम चाहता था कि वह इस निजी मामले में दखल दे। हालांकि विकल्प 1 और 2 दोनों के लिए पुरस्कार थे, लेकिन वस्तु पुरस्कार की तुलना में नकद पुरस्कार रजत के लिए बहुत बेकार था, और वह भी केवल 10 लाख। अगर दखल देना है तो अंधाधुंध दखल नहीं दे सकते। धीरे धीरे दूर जा रही महिला की पीठ को देखते हुए रजत ने डबल फ्लैश के साथ गाड़ी चलाई और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। महिला सड़क पर मोटर वाहन लेन में चल रही थी और वह धीरे धीरे पीछे गाड़ी चला रहा था। पहला, वह देख सकता था कि महिला कहाँ जा रही थी, और दूसरा, वह पीछे के वाहनों को सावधान रहने की चेतावनी दे सकता था। उसका नाम इशिता रॉय था और उसका नाम का मतलब था बेदाग और शुद्ध। इसी तरह इशिता रॉय ने भी ऐसा ही किया। स्कूल शुरू होने से ही वह दूसरों की नज़रों में एक आज्ञाकारी और अच्छी लड़की रही थी, जिसके पास उत्कृष्ट उपलब्धियां थीं और उसे दूसरों का बच्चा का खिताब मिला था। हाई स्कूल में उसने पाया कि उसे गाना, नाचना और अभिनय करना पसंद है, और उसने देश के सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कूल में दाखिला लेने का फैसला किया। हालांकि उसके पास दूसरों की तरह गर्व करने योग्य पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। इस तरह इशिता रॉय ने सुचारू रूप से स्नातक किया। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति और असाधारण प्रतिभा के साथ उसने एक मनोरंजन कंपनी के साथ अनुबंध किया।
इशिता रॉय ने मूल रूप से सोचा था कि उसका मंच यहीं था और वह अपने वर्षों की मेहनत और सीख का उपयोग करके अपनी शैली दिखा सकती थी, लेकिन कंपनी के उच्च अधिकारियों ने उसे गुप्त रूप से शर्मिंदा किया। कंपनी का एक बॉस उसे पसंद करने लगा और उसके साथ अनुचित नियम लागू करना चाहता था, लेकिन इशिता रॉय इसके लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि एक बार बॉस ने नशे की हालत में इशिता पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इशिता रॉय भाग्यशाली थी कि वह उसके हाथों से बच निकली। हालांकि बॉस ने तब से इशिता रॉय से नफरत कर ली थी और उसे 3 साल तक छुपा दिया। कॉलेज से स्नातक होने के बाद के सबसे अच्छे 3 साल और उसके सबसे युवा 3 साल कंपनी द्वारा छुपा दिए गए। यहाँ तक कि उसके पिता की नौकरी भी उसके कारण चली गई। वह मदद मांगना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार भरी नजरें मिलीं, या जो लोग उसकी मदद करने को तैयार थे वे सभी उसके शरीर की चाहत रखते थे और वह निराश हो गई थी। वह कहीं तर्क करने की जगह भी नहीं ढूंढ सकी। अंत में आज उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। इशिता रॉय का पूरा शरीर बेसुध था, वह निराशा में चल रही थी और एक पुल पर पहुंच गई। नीचे एक लंबी नदी थी जो यांगीजी नदी से जुड़ी थी। बस यही। इशिता रॉय ने ठंडी सांस ली, सीधे कूदने का इरादा करके। लेकिन अचानक एक जोड़ी मजबूत बाहों ने उसे कमर से सीधे गले लगा लिया। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की का इस तरह मर जाना अफसोसजनक है। अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम सोच नहीं पा रही हो तो मुझे क्यों नहीं बताती? पुरुष की आवाज़ इशिता के कानों में गूंजी। इशिता रॉय ने खबर सुनते ही एक सुंदर चेहरा देखा जिसमें एक हानिरहित मुस्कान थी। इशिता ने उसे पहचान लिया। ये वही युवक था जिसने कुछ देर पहले उसे गाड़ी से टकराकर आत्महत्या करने से रोका था। क्या मेरे लिए मरना भी इतना मुश्किल है? इशिता रॉय टूटने लगी। निराशा में उसने सोचा कि यह भगवान उसे सजा दे रहा था और वह मरना चाहती थी लेकिन मर नहीं सकती थी। मरना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय तक सोचने के बाद क्या ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं है? रजत ने हल्के से कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया कि तुम मर जाओ, क्या वे ऐसा चाहते हैं? रजत ने बहुत सीधे शब्दों में कहा। वह जानता था कि इस महिला की भावनात्मक स्थिति अब बहुत अस्थिर थी। अच्छी बात, अच्छी सलाह, कोई फायदा नहीं, केवल कड़वी दवा। मुझे उनके लिए खेद है, लेकिन अगर मैं जीवित रही तो वे केवल और अधिक फंस जाएंगे। इशिता रॉय ने दुखी होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मर गई तो वे तुम्हारे कारण फंसेंगे नहीं? रजत ने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसी कौन सी बाधा है जिसे तुम पार नहीं कर सकती? बोलो, और अगर आसमान गिरे तो मैं तुम्हारे लिए उसे संभाल लूंगा। तुम मेरे लिए संभाल लोगे? ये सुनकर इशिता रॉय ने थोड़ा पागलपन में कहा, तुम भी उन लोगों की तरह हो, बस मेरे शरीर की चाहत रखते हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें वह हासिल नहीं करने दूंगी जो तुम चाहते हो। मेरा नाम इशिता रॉय है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपने शरीर और आत्मा को नहीं बेचूंगी। इशिता रॉय के पागलपन को देखकर रजत ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और सहन नहीं कर सका। इतनी उत्तेजना होनी चाहिए कि एक अच्छी लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। धड़ाम, एक मफल्ड आवाज गूंजी। रजत ने इशिता रॉय की गर्दन पर थप्पड़ मारा और ताकत बिल्कुल सही थी, जिससे इशिता रॉय बेहोश हो गई। इस स्थिति में कोई संवाद और संचार संभव नहीं था। वह केवल उसे पहले सोने दे सकता था, धीरे धीरे लेना था और जब वह जागे तो बात करना था। बेशक दिन के उजाले में ये कदम मानव तस्करी का संदेह पैदा कर सकता था। गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया गया और रजत ने सीधे इशिता रॉय को गाड़ी की पिछली सीट पर ले गया। उसने अपनी जैकेट उतारी और इशिता पर डाल दी, फिर एक सिगरेट निकाली और जलाई। बेचारी महिला। रजत ने एक आंख का गोला छोड़ा और चुपके से आह भरी। वह अब जाने की योजना नहीं बना रहा था। वह गाड़ी में था जैसे कि इशिता जाग जाए। रजत गाड़ी में बैठ गया और उत्सुकता के साथ बोले की नज़रों से इशिता रॉय को देखने लगा। इशिता रॉय, विशेषज्ञता के क्षेत्र, गायन, नृत्य, अभिनय, लेखन। योग्यता, शीर्ष, निमा, सर्वांगीण शीर्ष प्रतिभा। रजत की भावनात्मक आवाज गाड़ी में गूंजी। रजत को पता चला कि उसने इस बार वाकई में एक खजाना ढूंढ लिया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि सिस्टम का ये छोटा सा हिस्सा उसे इस मामले में दखल देने के लिए कह रहा था। पुरस्कारों के अलावा भावनाएं वाकई में फायदेमंद थीं। रजत ने बोले की नज़रों से इशिता रॉय की विशेषज्ञता के क्षेत्रों की पहचान की, गायन, नृत्य, अभिनय और सृजन। यह क्या था? ये कहा जा सकता है कि यह आज के स्टार कलाकार सृजनकर्ताओं के लिए एक आवश्यक चीज़ थी। इनमें से किसी एक प्रतिभा में अच्छा होने पर आप उस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नतीजतन इशिता रॉय के पास ये सभी थीं और योग्यताएं सभी शीर्ष स्तर की थीं। उपस्थिति, आकृति और चेहरा, इशिता रॉय के पास ये सब था, जो पूरी तरह से आज के सितारों की विशेषताओं के अनुरूप था और उसे प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं थी। प्रतिभा के मामले में वे सभी शीर्ष स्तर की योग्यताएं थीं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वे बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकती थीं। सिस्टम ने उसे सोते समय तकिया दिया था।
रजत एक मनोरंजन कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहा था और उसे एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो कंपनी की पहली बहन के रूप में काम कर सके। अब वह व्यक्ति आ गया था। रजत ये गारंटी दे सकता था कि अगर वह थोड़े से संसाधन निकाले और इशिता रॉय को एक मौका दे तो इशिता रॉय निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रजत को जल्दी नहीं थी और वह धैर्यपूर्वक गाड़ी में इशिता रॉय के जागने का इंतजार करता रहा। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। यह एक उपनगरीय इलाका था। अंधेरा होने के बाद हालांकि स्ट्रीट लाइट्स थीं, सड़क पर गुजरने वाले वाहन और पैदल यात्री बहुत कम थे। अगर तुम जाग गई हो तो सोने का नाटक मत करो, रजत, जो सीट पर टिका हुआ था, ने कहा। वह सीट पर टिका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पिछली सीट पर होने वाली हलचल अभी भी स्पष्ट थी। इशिता रॉय की सांस लेने की लय अब पहले सोते समय से अलग थी, जो दर्शाता था कि वह जाग चुकी थी। तुम कौन हो? ये जानकर कि उसे पता नहीं चलेगा, इशिता रॉय पिछली सीट से उठी, अपने कपड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी रक्षा करते हुए, और यह भी जांचा कि उसके कपड़े ठीक थे या नहीं। अब डर लग रहा है। अगर मैंने तुम्हें अभी रोक न लिया होता तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शरीर के सामने घुटनों पर बैठकर दुखी हो रहे होते, रजत ने हल्के से कहा। ये सुनकर इशिता रॉय ने कुछ नहीं कहा। उसे सिर्फ बेहोश किया गया था और उसकी याददाश्त नहीं गई थी। उसे अभी भी बेहोश होने से पहले की बातें याद थीं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं भेजा, बल्कि मुझे यहाँ रखा? तुम क्या करना चाहते हो? इशिता रॉय अभी भी बहुत सतर्क थी। मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैंने बस तुम्हें पहले रोते और चिल्लाते हुए देखा, ये कहते हुए कि तुम कभी अपनी आत्मा और शरीर नहीं बेचोगी। मैं बस तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ, रजत ने कहा। ये सुनकर इशिता रॉय चुप हो गई। तुम एक अच्छे श्रोता हो, तुमने मुझे बताया, शायद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता रॉय के हिचकिचाते हुए चेहरे को देखकर रजत ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे किसी भी तरह के शरीर से बदला नहीं मांगूंगा, मेरी एक पत्नी है। रजत के शब्दों ने अंततः इशिता रॉय को अस्थायी रूप से अपनी सतर्कता छोड़ने के लिए प्रेरित किया और वह धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। इशिता रॉय की वर्तमान स्थिति बहुत सतर्क थी, लेकिन साथ ही उसका बचाव भी बहुत कमजोर था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उससे कैसे बात की जाए और उसकी आंतरिक रक्षा में कैसे प्रवेश किया जाए। अगर उसे वाकई में ये सर्वांगीण शीर्ष प्रतिभा नहीं चाहिए होती तो रजत को बात करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती और वह उसे सीधे पुलिस स्टेशन भेज देता। इशिता रॉय ने धीरे धीरे रजत को कंपनी में पिछले 3 वर्षों के अपने अनुभव के बारे में बताया। सुनने के बाद रजत ने कहा, 3 साल तक छुपा दिया गया और तुम्हारे पिता की नौकरी चली गई, इसलिए तुम सोच नहीं पा रही थी। क्या तुम मूर्ख हो? मुझे लगा कि तुम पर किसी ने अत्याचार किया था, इसलिए तुम सोच नहीं पा रही थी। मूल रूप से रजत को वाकई में लगा था कि इशिता रॉय पर किसी ने अत्याचार किया था। अब ऐसा लगता था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह बस इतना दबाव और यातना सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और वह निराश हो गई थी। मैं सिर्फ गाना गाना और गीत लिखना चाहती हूँ, मेरे लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? इशिता रॉय ने निराशा के साथ कहा। क्या तुम वाकई में गाना गाना चाहती हो? रजत ने पूछा। हाँ, इशिता रॉय ने बहुत सरलता से जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, रजत ने बोलने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। इशिता रॉय ने हैरान चेहरे के साथ पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक ऐसी जगह जहां तुम गा सकती हो और अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकती हो, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरान इशिता रॉय के साथ गाड़ी चलाते हुए दोनों 3 किलोमीटर दूर एक ट्रैंक्विल हेवन बार में आए। ट्रैंक्विल हेवन बार डिज़ाइन, संगीत और सेवा कर्मचारियों के मामले में सामान्य बार से अलग थे। यह आसपास का एकमात्र ट्रैंक्विल हेवन बार था। वैसे भी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम गा सकती हो। इस ट्रैंक्विल हेवन बार का नाम था ट्रैंक्विल हेवन। क्या ये वह जगह है जहां तुमने कहा था कि मैं गा सकती हूँ? इशिता रॉय ने कहा, यह देखकर कि यह एक ट्रैंक्विल हेवन बार था। क्या तुम्हें गाने के लिए जगह नहीं मिली? रजत ने जवाब में पूछा। नहीं, इशिता रॉय ने सिर हिलाया, बस मैं अभी। इशिता रॉय की वर्तमान उपस्थिति को कहा जा सकता है कि लड़कियों की नज़रों में ये निश्चित रूप से अभी अभी उठने की स्थिति थी और मुख्य बात यह थी कि इशिता के पास जूते भी नहीं थे। रुको, रजत ने गाड़ी के ट्रंक से एक जोड़ी चप्पल निकाली। ये उसकी थीं। वह बस इस चिंता में था कि शायद किसी दिन इनकी जरूरत पड़े और उसने इन्हें ट्रंक में रख लिया था। इन्हें पहन लो, ये थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें नंगे पांव नहीं रहना चाहिए, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। इशिता रॉय ने इन्हें नापसंद नहीं किया और सीधे इन्हें पहन लिया। रजत इशिता रॉय को इस ट्रैंक्विल हेवन बार में ले गया। अंदर प्रवेश करने के बाद इस ट्रैंक्विल हेवन बार में ज्यादा ग्राहक नहीं थे और अभी भी कई खाली जगहें थीं। मंच पर एक युवा गायक गा रहा था, धीमी गति का हल्का संगीत गा रहा था। पूरा ट्रैंक्विल हेवन बार बहुत आरामदायक, शांत और सुकून भरा लग रहा था।
चूंकि इशिता रॉय का पहनावा वाकई में बहुत सामान्य था, अंदर आने के बाद इसने कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने रजत को देखा तो सभी ने सोचा कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं, लेकिन वे ज़्यादा हैरान नहीं हुए। रजत मंच पर आया और गा रहे गायक से कुछ शब्द बोला। गायक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और माइक्रोफोन रजत को दे दिया। रजत ने माइक्रोफोन लिया और कहा, आगे, क्योंकि सुश्री इशिता रॉय सभी के लिए गाएंगी, मुझे उम्मीद है कि सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। बेशक, सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं आज पूरे दर्शकों का बिल चुकाऊंगा। रजत के शब्दों ने तुरंत दर्शकों से तालियां बटोरीं। कोई बिल चुकाए और एक सुंदर महिला का गाना सुने, ऐसा अच्छा अवसर कौन नहीं चाहेगा। इशिता रॉय हैरान थी, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा कुछ कहेगा। सब लोग मुझे कुछ तालियां और प्रोत्साहन दें, ठीक है, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि इशिता रॉय वहां जड़वत खड़ी थी। ताली ताली ताली। तुरंत मैदान में गर्मजोशी भरी तालियां गूंजीं। हालांकि रजत और दोनों की उपस्थिति ने अस्थायी रूप से ट्रैंक्विल हेवन बार की शांति को भंग किया, लेकिन इस तरह की चीजें ट्रैंक्विल हेवन बार में बहुत बार होती थीं। हालांकि ट्रैंक्विल हेवन बार शांति पर ध्यान देता है, लेकिन समय समय पर कुछ आश्चर्य और रोमांस होना बेहतर नहीं है। अपने दिल में लंबे समय से प्रतीक्षित और अपेक्षित तालियों को सुनकर इशिता रॉय की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों के कोनों से आंसुओं को पोंछते हुए इशिता रॉय ने गहरी सांस ली और मंच पर रजत के हाथ से माइक्रोफोन लिया। दर्शकों से तालियां और भी तेज हो गईं। इशिता रॉय की आवाज़ कोमल और स्वर्गीय थी। वह उस समय के लोकप्रिय गीत गा सकती थी और वह वाकई में अच्छा गाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह गाती थी, नकल नहीं करती थी, बल्कि पूरी तरह से अपनी शैली में गाती थी। मंच के नीचे दर्शक थोड़े पागल हो गए। अच्छा, वाकई में अच्छा। रजत भी चुपके से सिर हिलाया। इशिता रॉय का गायन वाकई में अच्छा था। इस उम्र में उसके गायन कौशल में इतना उत्साह था जो उसकी प्रतिभा के योग्य था। ऐसा लगता था कि उसने लंबे समय तक इतने सारे लोगों के सामने नहीं गाया था और इशिता रॉय बहुत बहुत समर्पित होकर गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंच के नीचे दर्जनों दर्शक नहीं, बल्कि हजारों दर्शक बैठे हों। मंच पर इशिता रॉय ने मंच पर गायन के समय का बहुत आनंद लिया। इशिता रॉय ने लगातार 3 गीत गाए, सभी वे गीत जो सभी ने सुने थे, लेकिन इशिता रॉय ने अपनी शैली में गाया। ठीक है, बहुत अच्छा गाया। सुंदरता बहुत अच्छा गाती है। ये सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे कान गर्भवती हो गए हैं। ये गायन कौशल कमाल का है, बिल्कुल भी पेशेवर गायकों से कम नहीं। मंच के नीचे दर्शकों ने तालियां बजाईं और सराहना की। ट्रैंक्विल हेवन बार का मालिक भी आकर्षित हुआ और दर्शकों में एक उत्साही दर्शक के रूप में काम कर रहा था। मैं आखिरी गीत गाना चाहती हूँ। ये गीत मेरा अपना मूल गीत है। इसका नाम है प्रभात। यह आज मैं इसे पहली बार गा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये पसंद आएगा। इशिता रॉय ने दर्शकों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह कहना होगा कि उस समय प्रकाश पूरी तरह से इशिता के चेहरे पर था। नाजुक चेहरे की विशेषताएं, भले ही बिना मेकअप के, प्रकाश की रोशनी में कोई मृतकोण नहीं था, मानो इसे भगवान ने सजाया हो। पहले रोने की वजह से इशिता रॉय की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। लेकिन इससे इशिता की सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। उस तरह की आकर्षक सुंदरता उस समय इशिता रॉय द्वारा चरम तक ले जाई गई थी, जो लोगों को प्यार और दया दोनों का अनुभव कराती थी। बिना संगीत के इशिता रॉय ने सीधे इस मूल गीत को गाया। इशिता रॉय ने बोलना शुरू किया और उसने सभी दर्शकों की अपेक्षित नज़रों में गाना शुरू किया। तुम अंधेरे में चमकती रोशनी हो। यह एक ऐसा गीत था जिसमें इशिता रॉय की भावनाएं शामिल थीं। नाम था प्रभात और यह अंधेरे में आखिरी रोशनी खोजने की इच्छा थी। लेकिन ये प्रक्रिया और अधिक कठिन थी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे बनाए रख सकती हूँ। गीत में भावना आशा से भरी थी, लेकिन साथ ही भ्रम से भी भरी थी। इशिता रॉय ने इस गीत को गाया मानो वह रेगिस्तान में पानी की तलाश में संघर्ष कर रही हो, मानो कोई अंधेरे में कुछ रोशनी की तलाश में संघर्ष कर रहा हो। न केवल भविष्य कहाँ है, लेकिन हमेशा आशा और लालसा का एक दिल रखें। उसका गायन संक्रामक था। मंच के नीचे दर्शक पूरी तरह से उसके गायन में डूब गए थे और कुछ लोग आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सके। अंत में गीत समाप्त हुआ। इशिता रॉय की आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। ताली ताली ताली। बहुत गर्मजोशी भरी तालियां थीं। सभी ने दिल से तालियां बजाईं, उसके गायन के लिए, उसकी प्रतिभा के लिए और गीत में कहानी के लिए। रजत ने राहत के साथ इशिता रॉय को देखा। हालांकि यह लड़की पहले सोच नहीं पा रही थी, गायन निस्संदेह उसके घावों को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा थी। इशिता रॉय अब रजत के लिए बहुत आभारी थी। इशिता रॉय के गायन ने दर्शकों में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ लोग सक्रिय रूप से इशिता रॉय के साथ तस्वीर लेने के लिए आगे आए। पुरुष भी थे। बेशक, रजत के साथ होने के कारण कई लोगों ने सोचा कि रजत इशिता रॉय का प्रेमी था और सोचा कि रजत को बुरा लगेगा। लेकिन रजत ने सिर्फ अपने कंधों को उदासीनता से उचकाया, ये कहते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये सिर्फ एक साथ तस्वीर थी और वह इशिता रॉय का अभिभावक नहीं था। इशिता रॉय बहुत खुश थी, भले ही आज दर्शकों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, वह बहुत संतुष्ट थी। धन्यवाद। इशिता रॉय ने रजत को धन्यवाद दिया। छोटी बात, मैं तुम्हारे अनुबंध के हर्जाने का भुगतान करूंगा। मेरी कंपनी में आओ, कैसा रहेगा? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे विषय पर आ गया। हाँ, इशिता रॉय बहुत हैरान थी, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था, अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करूंगा, और अगर आसमान गिरे तो मैं तुम्हारे लिए उसे संभाल लूंगा, कैसा रहेगा? रजत ने कहा। ये सुनकर इशिता रॉय ने कहा, हर्जाना बहुत सारा पैसा है। चिंता मत करो, मैं दूंगा, ये तुम पर नहीं गिना जाएगा। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ गाना गाना और गीत लिखना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं करूंगी। इशिता रॉय ने फिर कहा। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरी एक पत्नी है, कैसा रहेगा, क्या तुम चाहोगी? इशिता रॉय ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहें तो रजत उसे अलग लगा। उसे रजत के प्रति अच्छा एहसास था। ये देखकर कि इशिता रॉय सहमत हो गई, रजत बहुत खुश हुआ। ये ज़्यादा जल्दी नहीं थी, रजत ने पहले इशिता रॉय को घर भेजने की योजना बनाई। साथ ही रजत को ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि उसने पहले जो कहा था उसे पूरा किया, पूरे दर्शकों का बिल चुकाया। जब बिल चुकाने का समय आया, रजत थोड़ा हैरान हुआ। ये 2000 रुपये से भी कम है। रजत थोड़ा हैरान था। मालिक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और उसने शब्दों को सुनकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की। कोई रास्ता नहीं, यहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मेरे ट्रैंक्विल हेवन बार में कोई खास विशेषता नहीं है, इसलिए मैं इसे लंबे समय से बेचना चाहता था। रजत की आंखें चमक उठीं। बॉस, क्या आप इसे बेचने की योजना बना रहे हैं? कितने में बेचेंगे? बॉस ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने शुरू में सजावट पर 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए थे और इन वर्षों में मुझे नुकसान हुआ है। भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर और दुकान सहित 30 लाख में दे दूंगा। 28 लाख। रजत ने कीमत काट दी। सौदा तय। बॉस ने दांत पीसकर सहमति दी, जल्दी से इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहता था, जितना मिले उतना ठीक। यह अभी भी उपनगरीय इलाके में था, आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे और व्यवसाय खराब था। मालिक लंबे समय से इसे करना चाहता था, लेकिन कोई इसे लेना नहीं चाहता था। अगर यह एक दुकान के लिए नहीं होता तो उपनगरीय स्थान वाकई में 28 लाख के लायक नहीं होता। जल्द ही दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रजत ने पैसे का भुगतान किया और यह ट्रैंक्विल हेवन बार रजत का हो गया। तुमने अचानक इसे क्यों खरीदा? इशिता रॉय हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा करेगा। थोड़ी देर बाद मैं किसी को यहाँ नवीकरण करने के लिए कहूँगा, इसे विस्तार करूँगा और इसका नाम बदलकर इशिता गार्डन कर दूंगा। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता गार्डन। इशिता रॉय ने 2 बार बुदबुदाया, तब उसे एहसास हुआ कि रजत ने इसका नाम उसके नाम पर नहीं रखा था। नार्सिसिस्ट मत बनो, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने इस जगह को क्यों खरीदा। रजत ने सीधे इशिता रॉय की चिंताओं को दूर कर दिया। रजत वाकई में कहना चाहता था कि इशिता रॉय जिस मनोरंजन कंपनी में पहले काम करती थी, वह वाकई में पैसे की बर्बादी थी। तुम ऐसी अच्छी प्रतिभा का उपयोग नहीं करते। बेशक वह इतनी मूर्खतापूर्ण चीज़ नहीं करेगा, वह निश्चित रूप से इसका जोरदार विकास करेगा। इशिता के लोकप्रिय होने के बाद ये ट्रैंक्विल हेवन बार निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। ये वह ट्रैंक्विल हेवन बार है जहां इशिता रॉय ने प्रसिद्ध होने से पहले गाया था। उस समय इशिता रॉय को समय समय पर ट्रैंक्विल हेवन बार में 1 या 2 गीत गाने के लिए कहा जाए तो इस ट्रैंक्विल हेवन बार का मूल्य बहुत होगा। रजत को व्यवसाय करने के लिए दिमाग और दृष्टि की कभी कमी नहीं थी। इशिता रॉय को वापस भेजने के बाद अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। रजत को भी उम्मीद नहीं थी कि इशिता रॉय ने इतने दूर उपनगरीय इलाके में आने के लिए टैक्सी ली थी ताकि वह मर सके। सौभाग्य से त्रासदी नहीं हुई। अब जब उसने दिवालिया होने की कगार पर खड़ी मनोरंजन कंपनी को हासिल करने का फैसला किया था, रजत ने कोई हिचकिचाहट नहीं की और तुरंत कंपनी के वर्तमान मालिक से संपर्क किया। यह मनोरंजन कंपनी स्वर्ग एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड थी। वर्तमान में कंपनी में कोई प्रथम श्रेणी के कलाकार नहीं थे और केवल एक द्वितीय श्रेणी का कलाकार था। वह भी पुराना हो चुका था। जहां तक कुछ छोटे सितारों की बात है जो पूरी तरह से नाम के लायक नहीं थे, वे 7 या 8 थे। इसके अलावा वर्तमान बाजार में उछाल नहीं था और नवी मुंबई में निर्वाण एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी मनोरंजन कंपनी थी, इसलिए एक छोटी कंपनी के लिए जीवित रहना मुश्किल था। स्वर्ग एंटरटेनमेंट के बॉस दीपक सिंह गुप्ता बहुत उत्साहित थे जब उन्हें पता चला कि कोई कंपनी को लेना चाहता है। कंपनी को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कंपनी में 30 लाख रुपये का निवेश किया था और बहुत सारा पैसा उधार लिया था। स्केल बड़ा नहीं था, लेकिन कंपनी द्वारा साइन किए गए कलाकार लोकप्रिय नहीं हुए थे और कंपनी को लाभ सीमित था। इसके अलावा इस अवधि में बाजार सुस्त था, कंपनी को नुकसान हो रहा था और अब ये दिवालिया होने की कगार पर थी।
सौभाग्य से वह कंपनी के कलाकारों के लिए बुरा नहीं था, इसलिए इस समय कंपनी के कलाकार अभी भी साफ थे और बाकी सभी दीपक सेनगुप्ता के एहसान की सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि दीपक सेनगुप्ता का प्रबंधन खराब था, लेकिन कंपनी बड़ी नहीं थी और प्रथम श्रेणी के कलाकार इसे नापसंद करते थे और एकमात्र द्वितीय श्रेणी के कलाकार पुराने हो चुके थे और उनकी प्रतिभा सीमित थी। बिना किसी ऐसे कलाकार के जो बहुत लोकप्रिय हो सके, कंपनी की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और कोई लाभ नहीं था। ये वाकई में निराशाजनक था। दीपक सेनगुप्ता ने इसे बेचने का मन बना लिया। बस नवी मुंबई में निर्वाण एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी कंपनी थी और कुछ समय के लिए वास्तव में कोई इसे लेना नहीं चाहता था, और अब किसी ने अंततः उनसे संपर्क किया था। वह उत्साहित क्यों नहीं होंगे। दीपक सेनगुप्ता को इस बात की परवाह नहीं थी कि बहुत जल्दी हो चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे और वह बाहर निकलकर रजत से सहमत जगह पर मिले। फोन पर दोनों पहले से ही एक दूसरे के नाम जान चुके थे। श्रीमान रजत, क्या आपकी कीमत थोड़ी बहुत कठोर नहीं है? 15 लाख, मैं वाकई में इस कीमत को स्वीकार नहीं कर सकता, दीपक सेनगुप्ता ने कड़वाहट के साथ कहा। उन्होंने जो कीमत दी थी वह थी 25 लाख और कंपनी के साथ अनुबंधित सभी कलाकारों को भी पैक करके बेच दिया गया था। नतीजतन रजत ने आते ही 10 लाख काट दिए। बॉस दीपक, मुझे आपकी कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक कंपनी के कलाकारों की बात है, अगर वे कंपनी को लाभ पहुंचा सकते तो क्या आप अभी भी कंपनी बेच रहे होते? मुझे ये पता है, क्या आप इस कीमत में थोड़ा और जोड़ सकते हैं? ये बहुत कम है, दीपक सेनगुप्ता ने कहा। ठीक है, देखिए कीमत 19 लाख है। इसके अलावा अगर आप चाहें बॉस दीपक, आप कंपनी में उपाध्यक्ष बन सकते हैं, हर साल लाभांश प्राप्त कर सकते हैं और न्यूनतम वार्षिक वेतन 3 लाख की गारंटी है, रजत ने गंभीरता से कहा। वह स्वर्ग एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में जानता था और वर्तमान स्थिति दीपक सेनगुप्ता के प्रबंधन के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी बदकिस्मती के कारण थी, साथ ही बाजार की सुस्ती और कंपनी के कलाकारों का स्तर न होना। इसके अलावा चूंकि रजत अब कंपनी को हासिल करने की योजना बना रहा था, दीपक सेनगुप्ता, जो इतने लंबे समय से व्यवसाय में थे, स्वाभाविक रूप से कंपनी के बुनियादी संचालन को जानते थे। अगर वह कंपनी में काम करने के लिए तैयार होते तो वह रजत के लिए बहुत कुछ साझा कर सकते थे। यह दीपक सेनगुप्ता हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रजत यह विचार प्रस्तावित करेंगे कि वह कंपनी में रहें। बॉस दीपक, आप क्या सोच रहे हैं? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दीपक सेनगुप्ता ने दांत पीसकर सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद श्रीमान रजत, चूंकि आप इसे देख सकते हैं, मैं सहमत हूं। केवल 19 लाख और मैं कंपनी में काम करना जारी रखूंगा। दीपक सेनगुप्ता ने भी स्पष्ट रूप से सोच लिया था। अब वह शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे, वह अकेले नहीं थे और वह भूखा नहीं था। उन्हें बॉस होने की मुश्किलें गहराई से समझ में आ चुकी थीं। अब जब कोई अंततः लेने को तैयार था और उसे कंपनी में काम करने के लिए रहने देना चाहता था, दी गई वेतन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लाभांश थे और यह एक जुआ भी था। दीपक सेनगुप्ता को लगता था कि यह जुआ खेलने लायक था। आखिरकार वह अब युवा नहीं थे। कंपनी बेचने के बाद वह किस तरह का काम कर सकते थे? शुरू से व्यवसाय शुरू करना। उनकी उम्र में उनके पास वाकई में टॉस करने की ऊर्जा नहीं थी और पारिवारिक स्थिति भी उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। ठीक है, तो ये तय हुआ। मैं किसी भी समय लेन देन कर सकता हूँ। बॉस दीपक, आपका अनुबंध भी यहाँ लाया होगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक सेनगुप्ता ने मुस्कुराया, बैग से तैयार दस्तावेज निकाले, कीमत को संशोधित किया, हस्ताक्षर किए और मुहर लगाई और अनुबंध प्रभावी हो सकता था। रजत ने अनुबंध को देखा, कोई समस्या नहीं थी और उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसने सीधे हस्ताक्षर किए और पैसे ट्रांसफर किए। इस पल में स्वर्ग एंटरटेनमेंट आधिकारिक तौर पर हाथ बदल गया और रजत की निजी संपत्ति बन गया। श्रीमान रजत, मुझे भविष्य में आपका ख्याल रखने की उम्मीद है। अपने दिल का पत्थर अंततः उतर गया और दीपक सेनगुप्ता को भी अपने शरीर पर थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। वह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया। रजत ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, कड़ी मेहनत करो, तुम आज के अपने बुद्धिमान निर्णय के लिए खुश होगे। दीपक सेनगुप्ता ने मुस्कुराया। ईमानदारी से कहें तो रजत थोड़ा युवा था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि रजत की पारिवारिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से अच्छी होगी, वरना एक युवा इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। रजत की बातों को लेकर वह सिर्फ इसे आत्मा के लिए चिकन सूप समझता था, लेकिन चूंकि वह रुका था, दीपक सेनगुप्ता फिर भी पूरे दिल से काम करेगा। आखिरकार उसका वेतन भी कंपनी के वार्षिक लाभांश से संबंधित था। श्रीमान रजत, क्या आप अब मेरे साथ कंपनी में जाना चाहेंगे? दीपक सेनगुप्ता ने कहा। वह इस युवा के साहस की वाकई में प्रशंसा करता था। बिल्कुल कोई अनावश्यक बकवास नहीं थी। कीमत पर बातचीत करने के बाद उसने इसे सीधे खरीद लिया। नहीं, मैं कल किसी को कंपनी में भेजने की व्यवस्था करूंगा और आप बस कंपनी को सूचित कर दें, रजत ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया।
दीपक सेनगुप्ता ने सिर हिलाया। दीपक सेनगुप्ता से अलग होने के बाद रजत ने फिर से प्रीति जैन को फ़ोन किया और मामले को समझाया। मूल रूप से प्रीति जैन ने सोचा था कि उसे कुछ समय इंतजार करना होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत की गति इतनी तेज होगी। लेकिन ये ठीक था, वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो बेकार नहीं रह सकती थी और उसे कुछ करने में ज़्यादा पूर्णता महसूस होती थी। रजत से अपनी वर्तमान जिम्मेदारी जानने के बाद उसने तुरंत कहा कि कोई समस्या नहीं है और वह कल समय पर कंपनी में आएगी ताकि कंपनी की विशिष्ट स्थिति को पूरी तरह से समझ सके। इस तरह की चीज़ प्रीति जैन के लिए मुश्किल नहीं थी। एक और बात थी इशिता रॉय के हर जाने का निपटारा करना। वास्तव में चूंकि इशिता रॉय ने मनोरंजन कंपनी में प्रवेश किया था, उसने आधिकारिक तौर पर जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मूल रूप से कंपनी का बॉस अनुचित नियमों के बाद इशिता पर कंपनी के संसाधनों का उपयोग करने की योजना बना रहा था। कौन जानता था कि इशिता रॉय इसे पसंद नहीं करेगी, इसलिए उसे अब तक छुपा दिया गया था। इसलिए हालांकि हर्जाना कम नहीं था, लेकिन रजत के लिए यह बुरा नहीं था। ये थोड़ा सा पैसा इशिता रॉय के लिए बदला गया, ये सौदा निश्चित रूप से इसके लायक था और यह अभी भी बहुत बड़ा मुनाफा था। आज शनिवार है, ज़्यादातर 9 से 5 ऑफिस कर्मचारियों के लिए आज छुट्टी का दिन है। एक हफ्ते में 2 दिन अच्छे आराम के लिए दुर्लभ हैं। बेशक जो लोग बॉस हैं उनके लिए आराम के दिन स्पष्ट नहीं हैं। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो आप हर दिन आराम कर सकते हैं, और अगर आप आराम नहीं करना चाहते हैं तो आप हर दिन काम कर सकते हैं। बस एक शब्द, स्वतंत्रता। सान्या कपूर को देर तक सोने की आदत नहीं थी, भले ही उसने आज खुद को छुट्टी दी थी। छुट्टी का मुख्य कारण काम की वजह से था। नाश्ते के बाद सान्या कपूर, जो लिविंग रूम में कंप्यूटर पर सहयोग योजना पर काम कर रही थी, ने रजत को बेडरूम से बाहर आते देखा और कहा, नाश्ता टेबल पर है, धो लो और खा लो। ठीक है, रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल रात जब वह वापस आया तो सान्या कपूर पहले ही सो चुकी थी। वह पूरे दिन क्या करता रहा, सान्या कपूर ने नहीं पूछा। दोनों की वर्तमान स्थिति ये थी कि वे एक दूसरे में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे और अपने काम से काम रखते थे। धोने के बाद रजत डाइनिंग टेबल पर आया और नाश्ता खाया। मैंने मायरा कपूर से सुना कि तुम खाना बना सकते हो और तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है ना? सान्या कपूर ने अचानक पूछा। ठीक है, क्या हुआ? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच रहा था कि सान्या कपूर ने अचानक ये क्यों पूछा। बस इतना है, मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ, क्या तुम दोपहर में कुछ अच्छे व्यंजन बना सकते हो? घर पर मेहमान आ रहे हैं। सान्या कपूर ने कहा। मेहमान? कौन? क्या मैं जानता हूँ? रजत ने पूछा। तुम नहीं जानते, ये सुनीता खन्ना है, सुनीता सैलून एम्पायर की मालकिन, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। उसने मुझे सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए कहा। मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया और विस्तार से चर्चा करने के लिए। सान्या कपूर ने कहा। कल सुनीता खन्ना ने सक्रिय रूप से उससे संपर्क किया था, लेकिन ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल था। सान्या कपूर को पता था कि उसकी नज़र सही थी और सुनीता सैलून एम्पायर को वाकई में इन कॉस्मेटिक कंपनियों के साथ सहयोग करने का इरादा था। ये जानकर कि यह एक अवसर था, उसने तुरंत एक निमंत्रण भेजा। सुनीता खन्ना को आज दोपहर 11:30 बजे घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और फिर विस्तार से बात की। दो बॉस के बीच सहयोग आमतौर पर पुरुषों की तुलना में बहुत सरल होता है, कम से कम टेबल शिष्टाचार की बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। सान्या कपूर ने सुनीता खन्ना को घर पर आमंत्रित किया क्योंकि यह अधिक सौहार्दपूर्ण होगा। रजत को खाना बनाने के लिए कहना रेस्तरां से खरीदने की बजाय अधिक ईमानदारी दिखाएगा। एक महिला के रूप में सान्या कपूर को महिलाओं के साथ व्यवसाय करने का अपना तरीका था। क्या तुमने सहयोग हासिल कर लिया है? रजत ने फिर पूछा। ये पूरी तरह से नहीं माना जाता। कल उसने मुझसे फ़ोन पर पहली बार संपर्क किया था। मैंने उसे आज आने के लिए आमंत्रित किया। मेरे पास जीतने का मौका है। क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे? सान्या कपूर ने कहा। छोटी बात, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ खाना बनाने में मदद करने की बात थी, यह उसके लिए छोटी बात थी। स्वाद के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? रजत ने कहा। ज़्यादा मसालेदार नहीं और ज़्यादा मीठा भी नहीं, बस सामान्य स्वाद। सान्या कपूर ने कहा। उसने कल विशेष रूप से सुनीता खन्ना से भोजन के स्वाद के बारे में पूछा था। मुझे पता है। रजत ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। नाश्ते के बाद वह सीधे सब्जियां खरीदने निकल गया, जो बहुत तेज था। ये देखकर कि रजत बिल्कुल भी ढीला नहीं था, सान्या कपूर के होठों के कोने अनायास थोड़ा ऊपर उठ गए। घर में कोई खाना बनाने वाला होना अच्छा है, सान्या कपूर ने चुपके से बुदबुदाया। अगर रजत नहीं होता तो उसे वाकई में होटल से तैयार भोजन खरीद कर लाना पड़ता। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो खाना बनाना नहीं जानती थी। आधे घंटे बाद रजत बहुत सारी सब्जियां खरीद कर लौटा और तैयारियां शुरू कर दीं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सान्या कपूर ने पूछा। नहीं, तुम अपना काम करो।
दोपहर में रजत ने व्यंजनों के बारे में सोचा। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, स्टूड पिग ट्रॉटर्स, डोनपो पोर्क, मापो टोफू आदि। कुल 7 व्यंजन और एक सूप। रजत रसोई में व्यस्त था और सान्या कपूर लिविंग रूम में सहयोग योजना की अंतिम समीक्षा कर रही थी। ये सहयोग योजना केवल एक प्रारंभिक सहयोग योजना थी जिसे उसने पिछले 2 दिनों में बनाया था। पिछले 2 दिनों में वह न केवल श्रुति मेनन के कंपनी के नए उत्पादों के समर्थन में व्यस्त थी, बल्कि सुनीता सैलून एम्पायर के बाजार में प्रवेश के कारण और इस योजना को जल्दी में बनाने के कारण वह बहुत व्यस्त थी। सान्या कपूर व्यवसाय करने में इतनी अच्छी थी और हमेशा हर संभावित अवसर को हथियाती थी। अवसर केवल तभी हथियाए जा सकते हैं जब पहले से तैयारी हो। सान्या कपूर और सुनीता खन्ना ने दोपहर 11:30 बजे घर पर पहुंचने का समय तय किया था। सान्या कपूर ने सुनीता खन्ना को अपना पता बताया था। सुनीता खन्ना बहुत समय की पाबंद थी। 11:29 पर डोरबेल बजी। सान्या कपूर ने दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुला। सुनीता खन्ना का आज का पहनावा बहुत सामान्य था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सहयोग की बात करने आई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर आए हो। उसके हाथ में एक शानदार शराब की बोतल भी थी। श्रीमती सुनीता, आप आ गईं। सान्या कपूर ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। श्रीमती सान्या ने मुझे घर पर मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। बेशक, मुझे समय पर आना था। देखिए, मेरे पास यहाँ एक अच्छी शराब भी है। सुनीता खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका स्वागत है, जल्दी अंदर आइए, आपको जूते बदलने की जरूरत नहीं है, खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। सान्या कपूर ने सुनीता खन्ना को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। रसोई में रजत उस समय खाना बना रहा था। उसने बाहर की हलचल सुनी, दरवाजा खोला, आधा शरीर बाहर निकाला और मुस्कुराया। श्रीमती सुनीता आई हैं, स्वागत है, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, आपका स्वागत है। अचानक पुरुष की आवाज़ सुनकर सुनीता खन्ना हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सान्या कपूर के घर में पुरुष होंगे। श्रीमती सान्या, क्या आप मुझे इस व्यक्ति से परिचय नहीं कराएंगी? सुनीता खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती सुनीता, यह मेरा सान्या कपूर पति। शब्द बोलने ही वाली थी कि रजत ने पहले ही बात बदल दी। श्रीमती सुनीता, मैं सान्या का प्रेमी हूँ, उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसने विशेष रूप से मुझे बुलाया है ताकि मैं अपनी कला दिखा सकूं। श्रीमती सुनीता, बाद में इसे नापसंद मत करना। सान्या कपूर को पति शब्द कहने से रोकने का कारण ये था कि पति और प्रेमी की प्रकृति में बहुत अंतर था। इस अवसर पर प्रेमी की पहचान पर्याप्त थी और पति का खिताब अनावश्यक था। ये सुनकर सान्या कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बिना स्पष्टीकरण दिए। सुनीता खन्ना का दिल उस समय बहुत बेचैन था। वह बहुत हैरान थी। आने से पहले उसने अपनी जांच और अपने छोटे भाई संजय खन्ना से प्राप्त जानकारी से जाना था। उसे पता था कि नवी मुंबई की नंबर 1 सुंदरी सान्या कपूर का कोई प्रेमी नहीं था। अगर होता तो सभी को पता होता कि सान्या कपूर और माहेश्वरी कबीले के रोहन माहेश्वरी के साथ सगाई थी। लेकिन सामने वाला पुरुष रोहन माहेश्वरी नहीं था। हालांकि वह हैरान थी। सुनीता खन्ना जानती थी कि दूसरों के निजी मामले उसका सरोकार नहीं थे, इसलिए उसने मुस्कुराकर और कुछ नहीं पूछा। जल्द ही रजत के व्यंजन तैयार हो गए और परोस दिए गए। पूरी मेज भर गई। तीनों ने सुनीता खन्ना द्वारा लाई गई शानदार रेड वाइन पी, जिसकी कीमत दसियों हजार रुपये प्रति बोतल थी। खाने की मेज पर रजत एक बाहरी व्यक्ति की तरह अपने व्यंजन खाता था, कभी भी मजाक करता था। सान्या कपूर और सुनीता खन्ना का व्यवहार ऐसा था जैसे वे कई सालों से न मिलने वाली दोस्त हों, बातचीत करते हुए। रजत ने अपने दिल में आह भरी, और निश्चित रूप से महिलाओं और महिलाओं के बीच का रिश्ता या तो दुश्मन होता है या दोस्त। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।